नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दीपावली की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सोशल इश्यूज का एक ऐसा सवाल जिससे हम सवाल उठा सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के ऊपर और फैमिलीज यानी कि परिवार के ऊपर क्या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बहुत ही रिपीटेड थीम है कि ग्लोबलाइजेशन का भारत के अलग अलग सोसाइटी के सेगमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है और उसमें से फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द चेंजिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फैमिली इलस्ट्रेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट। तो अब ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को भारत की फैमिली स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस और उसकी मैनिफेस्टेशंस को कैसे लिंक किया जा सकता है ग्लोबलाइजेशन के साथ, ये आपने आंसर देना। सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर देते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन में जब किसी फिनोमेना के बारे में पूछा जाता है तो उसे डिफाइन करना सबसे सेफ और सबसे बढ़िया तरीका होता है। ग्लोबलाइजेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, बट नॉट ओनली इकोनॉमीज, कल्चर्स, populations, which is brought together by trade in goods and services, flow of technology, flow of investment, flow of people and flow of information। यदि आप इस डेफिनेशन को रट लेते हैं तो कभी भी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर सवाल आएगा तो कम से कम इंट्रोड्यूस करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। नाउ हर क्वेश्चन में मैं कहता हूं कि आप एक काम करो, 2 लाइन में या 1 लाइन में इंट्रोड्यूस करो, लेकिन जो सोसाइटी या सोशल इश्यूज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई बार आप ये लिबर्टी ले सकते हो कि आप थोड़ा और एक्सप्रेसिव हो। तो यहां पे कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट के अंदर ग्लोबलाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी फैमिली लाइफ को। ये पॉइंट भी आप यहां पे लिख सकते हो। इफ यू वांट नेक्स्ट लाइन ना लिखो चलेगा, 2 पॉइंट के अंदर आपने या 2 लाइनों के अंदर अगेन इंट्रोड्यूस किया। ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मेनी पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑन द फैमिली सिस्टम। बेनिफिट्स सबसे बड़ा जो है वो पोजीशन ऑफ विमेन इन द फैमिली को मिला है, क्योंकि विमेन लेबर फोर्स के अंडर पार्टिसिपेट हुई हैं, विमेन के एजुकेशनल लेवल्स बढ़े हैं, विमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ी है, जिसकी वजह से विमेन की जो पोजीशन है फैमिलीज के अंदर कंसिडरेबली बेटर है। आई एम नॉट सेइंग कि इट हैज 100% चेंज्ड, बट डेफिनेटली जो उनकी ऑटोनॉमी और सेल्फ वर्थ है वो इंक्रीज हुई है जैसे ही वो पेड लेबर फोर्स के अंदर एंटर करती हैं। दूसरा इंपैक्ट आप मैरिटल स्ट्रक्चर के ऊपर देखते हो। नाउ मैरिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि रोल डिफाइंड थे कि आपके जो हस्बैंड है वो एक्स रोल करेंगे, बाहर का काम देखेंगे, कामकाज करेंगे, और महिलाएं जो है घर का काम देखेंगी, बच्चों को संभालेंगी। इसलिए आप इस चेंज के अंदर अब फ्लेक्सिबिलिटी देखते हो, चाहे वो सिंगल पेरेंटहुड हो, चाहे वो 1 पर्सन हाउस होल्ड हो, चाहे वो अनमैरिड हाउस होल्ड हो, है ना, या आप कह सकते हो कि विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर ओनली, जो आपका हेट्रोसेक्सुअल ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है उसी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बेहतर डिवीजन हो गई है। तो ये पैट्रियार्कल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है ना, पैट्रियार्कल डीओएल या डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ा सा बदलता जा रहा है। इसके अलावा मैरिज की चॉइस में दोनों ही महिलाएं और पुरुष को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि देयर माइट बी सम नेगेटिव फॉलआउट्स एज वेल, बट ओवरऑल अगर इंडिविजुअल की चॉइस या उसकी एजेंसी बढ़ती है तो उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखा जा सकता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इसी को हाईलाइट किया जाएगा। सबसे पहले यंगर जनरेशन की आउट माइग्रेशन की वजह से ओल्डर जनरेशन की डिपेंडेंसी बढ़ जाना। इसमें आप पंजाब और हरियाणा जैसे गांवों की एग्जांपल दे सकते हो, जहां पे पूरे के पूरे गांव जो है वो खाली हो चुके हैं, यूथ वहां का चला गया। आंध्र प्रदेश में भी यही प्रॉब्लम है। तो आप इसे डेमोग्राफिक डिक्लाइन का एग्जाम्पल बता सकते हो कि डेमोग्राफिक डिक्लाइन की वजह से फैमिली में जो एल्डरली की पोजीशन है, एल्डरलीज जो हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं और उनका जो देखरेख है, केयर है, वो अब डिफिकल्ट हो गया। सेकेंडली, जो एग्जिस्टिंग सोशो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो थ्रेटन है, जैसा कि मैंने बताया मैरिज एज अ सैक्रेमेंट। नाउ सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स यू कैन टेक फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछता आया है, वहां से भी आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि मैरिज एज अ सैक्रेमेंट कॉन्सेप्ट, मैरिज एज अ ट्रेडिशनल फैमिली यूनियन, उसको थोड़ा थ्रेट मिला है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के एक्सपोजर की वजह से आपका आउटलुक भी, आपके आइडियाज भी थोड़े से ग्लोबलाइज हुए हैं।
तीसरा है न्यूक्लियर फैमिली का ग्रो होना। अब न्यूक्लियर फैमिली के अपने फायदे हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली इफेक्टिव है और उसमें क्लोज निट कॉन्जुगल रिलेशंस होते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशंस होते हैं। लेकिन बच्चों की ग्रोथ के लिए, चाइल्ड रियरिंग के लिए जॉइंट फैमिली यूज टू बी अ बेटर प्लेस। रीजन इज कि देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ इनपुट्स चाइल्ड केयर के अंदर मिलते रहते हैं, ध्यान रखने वाले बहुत लोग हैं, जिसकी वजह से बच्चा निग्लेक्ट नहीं फील करता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज इमर्ज हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के चलते। जब सोशल ट्रेडिशनल वैल्यूज अंडरमाइन होती है, वर्क कल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है और वर्क कल्चर घर के कल्चर में भी इन्वेड कर देता है। तो आप ये देखते हो कि फैमिलियल प्रॉब्लम्स, फैमिलियल डिस्कॉर्ड, साथ ही साथ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। तो मेंटल हेल्थ के बारे में एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि वन ऑफ द लीडिंग रीजंस फॉर इंक्रीज इन रेट ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया आर फैमिलियर प्रॉब्लम्स, फैमिलियर नहीं फैमिलियल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा आप फिलियोसेंट्रिसिटी की भी बात कर सकते हो, जहां पे बच्चों की ज्यादा मानी जाती है फैमिलीज में। पहले क्या होता था कि बच्चे, अरे भाई तू शोर कर रहा है, ये शोर, एक झापड़ मार दिया, उसको हटा दिया। लेकिन ग्लोबल वैल्यूज के आने के बाद से ये कॉर्पोरल पनिशमेंट या एक तरीके से फिजिकल जो बच्चे के साथ अगर ट्रीटमेंट होता था तो उसको अब नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, बिकॉज नाउ इट इज फेल्ड दैट दिस इज नॉट गुड चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, है ना। तो अब फिलियोसेंट्रिसिटी है, मतलब दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बट फिलियोसेंट्रिसिटी का मतलब बच्चे की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके जो प्रेफरेंसेस है, उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ना कि उसे बच्चा कह के भगा दिया जा रहा है। एंड लास्टली सोशल स्पेंडिंग। तो ग्लोबलाइजेशन इज लीडिंग टू कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, कंज्यूमरिज्म। बहुत सारे मॉल्स, बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स की वजह से आपका कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, सोशल स्पेंडिंग बढ़ गया है ना। और इस वजह से बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। बेनिफिट क्या है कि आप बहुत सारी लग्जरी आइटम्स के ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हो, लेकिन नुकसान क्या है कि न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये जो चीज है ये सरकार की प्रायोरिटी से भी नीचे जा सकती है अगर उनको लगता है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, और फैमिली की प्रायोरिटी से भी नीचे जा सकती है। दैट इज वाई सोशल स्पेंडिंग के ऊपर कुछ रुकावट देखने को मिली है। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको पीडीएफ में जो है इसका कंक्लूजन तो मिल जाएगा, लेकिन कमेंट्स में आप मुझे कंक्लूड करके बताएं। अलॉन्ग विद दैट आप मुझे बताएं यदि आप कोई अपना पॉइंट इस आंसर में ऐड करना चाहते हैं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल्सो दिवाली के शुभ अवसर पर स्लीपी क्लासेस के सभी कोर्सेज पे 20% की छूट है। 30 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक ये आपको अवेलेबल होगा। कोड यूज करिए, हैप्पी दिवाली। और इसके अलावा यदि आप मेंस मेंटोरशिप के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, जिसकी लास्ट वीक चल रहा है एनरोलमेंट का, तो उसमें भी ये डिस्काउंट कूपन एप्लीकेबल होगा, 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। यहां पे 48 डेज की आंसर राइटिंग के साथ एंड में फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और वीकली लाइव डिस्कशन और मेंटोरिंग सेशंस मेरे साथ कंडक्ट किए जाएंगे। 1-on-1 सेशंस में आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए डिस्कस करूंगा और पेपर भी मैं खुद ही इवैल्यूएट करूंगा। सो इट विल बी अ प्रोग्राम जिसमें मैं हमेशा आप लोग के साथ टच में रहूंगा, स्टूडेंट्स के साथ फीडबैक लेता रहूंगा और उन्हें अपना फीडबैक देता रहूंगा, और इसीलिए इसमें लिमिटेड इनटेक है। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं दिस इज द लास्ट वीक, आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज हम आपसे अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे मेंस डे के अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ दीपावली।